तो हम लोग पढ़ रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में आपको हमने डायनोफ्लैजेलेट और आपको डायनोफ्लैजेलेट पढ़ा चुके हैं, क्राइसोफाइट्स पढ़ा चुके हैं। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे यूग्लेनॉइड के बारे में। यूग्लेनॉइड क्या होते हैं? ये थर्ड ग्रुप है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर का थर्ड ग्रुप है। और ये कहाँ मिलते हैं यूग्लेनॉइड? अगर यूग्लेनॉइड से मिला जाए तो ये आपके फ्रेश वाटर में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और कहाँ मिलते हैं? फ्रेश वाटर मिलते हैं, और फ्रेश वाटर में भी नदियों में नहीं मिलेंगे, रुके हुए पानी मिलते हैं, स्टेगनेंट वाटर में मिलते हैं। रुके हुए पानी में, स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ पानी। जो रुका हुआ पानी होता है, रुके हुए पानी मिलते हैं, फ्रेश वाटर मिलते हैं। तो पानी साफ होना चाहिए और रुका हुआ चाहिए, जैसे तालाब हो गया, कुएं हो गए, ऐसी जगह पे आपको यूग्लेनॉइड मिलेंगे। यूग्लेनॉइड से मिलना है तो रुका हुआ पानी होना चाहिए और फ्रेश वाटर चाहिए, समुद्र में नहीं, समुद्र वाले पानी में, मिलाए वाटर में नहीं मिलते। फिर बात करते हैं इनके पास सेल वॉल होती है या नहीं होती। या देखिएगा, इसके पास सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल अब्सेंट। इनके पास, यूग्लेनॉइड के पास सेल वॉल नहीं पाई जाती, सेल वॉल अब्सेंट होती है। सेल वॉल की जगह में इनके पास क्या होता है? तो प्रोटीन की बनी हुई एक लेयर होती है, प्रोटीन की बनी हुई, फ्लेक्सिबल, प्रोटीन की बनी हुई तो मुलायम होगी, फ्लेक्सिबल होगी। तो प्रोटीन की लेयर होती है और इस प्रोटीन की लेयर को पेलिकल के नाम से जानते हैं, पेलिकल के नाम से जानते हैं। पेलिकल होता है सेल वॉल की जगह में, इनमें क्या होता है? पेलिकल होता है। पेलिकल किसका बना होता है? प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, सेल वॉल तो रिजिड होती है, लेकिन पेलिकल जो होता है वो सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो याद रखिएगा तीन बातें, यूग्लेनॉइड फ्रेश वाटर और रुके हुए पानी में, स्टेगनेंट वाटर में पाया जाता है। सेल वॉल इसमें नहीं पाई जाती, और सेल वॉल की जगह में इसके पास प्रोटीन की बनी हुई एक लेयर होती है जिसे हम पेलिकल्स के नाम से जानते हैं। ये पेलिकल्स बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। इसके पास फ्लैजला होते हैं कि नहीं होते लोकोमोशन करने के लिए? यस, इसके पास भी दो फ्लैजला होते हैं, डायनोफ्लैजेलेट की तरह इसके पास भी दो फ्लैजला होते हैं। लेकिन इसमें से एक फ्लैजला इसका लॉन्ग होगा और दूसरा इसका स्मॉल होगा, छोटा सा होगा, एक बड़ा होगा, एक लार्ज होगा और एक स्मॉल होगा। और दोनों काम नहीं कर रहे होंगे। डायनोफ्लैजेलेट में देख रहे थे दोनों फ्लैजला काम कर रहे थे, दोनों फंक्शनल थे, लेकिन इसका सिर्फ ओनली वन फ्लैजला फंक्शनल होगा, ओनली वन फ्लैजला फंक्शनल, एक ही फ्लैजला फंक्शनल होगा। दोनों काम नहीं कर रहे होंगे, कोई एक फ्लैजला ही काम कर रहा होगा। ठीक है, एक छोटा फ्लैजला होगा और एक बड़ा फ्लैजला होगा, उनमें से सिर्फ एक ही काम करने वाला होगा, एक तो शो ऑफ वाला होगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा? फ्रेश वाटर में मिलेंगे, स्टेगनेंट वाटर में मिलेंगे, सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, सेल वॉल की जगह में प्रोटीन की लेयर होगी और जिसे हम पेलिकल के नाम से जानेंगे। दो फ्लैजला होंगे, एक छोटा और एक बड़ा, उनमें से एक ही फ्लैजला काम कर रहा होगा, दूसरा फ्लैजला नॉन फंक्शनल होगा। अब आप पूछें फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो बहुत कंट्रोवर्शियल आंसर है। कैसा? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट मिलेगी तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। अगर सनलाइट मिलेगी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इनको सनलाइट मिली, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। लेकिन अगर इनको अंधेरे कमरे में रख देते जहां सनलाइट नहीं मिल रही है, तो इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट ये हेटेरोट्रॉप है। ये ऑटोट्रॉप भी हैं और हेटेरोट्रॉप भी हैं। अगर सनलाइट मिली तो ऑटोट्रॉप बन जाएंगे, और सनलाइट ना मिली, अंधेरा रहा, तो ये हेटेरोट्रॉप बन जाएंगे। हेटेरोट्रॉप मतलब वहां पर सनलाइट ना मिलने पर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो वहां पे खाना कैसे खाएंगे? अपने शिकारी बन जाएंगे, अपने से छोटे ऑर्गेनिज को इनगल्फ कर जाएंगे, प्रेडिएट कर लेंगे, उनका शिकार करके खाएंगे। प्रीडेटिंग कहेंगे इसको, प्रीडेट करेंगे। प्रेडेटिंग मतलब प्रेडेक्टर है, शिकारी है, अपने से छोटे से ऑर्गेनिज को इनगल्फ कर जाते हैं, उनको निगल जाते हैं। तो कब? अगर लाइट ना मिली तो शिकारी बन जाएंगे, नॉनवेज खाना शुरू कर देंगे। और अगर सनलाइट मिली, फोटोसिंथेसिस करेंगे। छत में रख दोगे तो फोटोसिंथेसिस करने लगेगा, और अंधेरे कमरे में रख दोगे तो ये हेटेरोट्रॉप बन जाएगा, प्रीडेटर बन जाएगा, अपने से छोटे ऑर्गेनिज को खाने लगेगा। तो दोनों की तरह बिहेव करते हैं। देखिएगा, यूग्लेनॉइड डुअल स्पेक्ट्रम शो करता है, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप की तरह भी और हेटेरोट्रॉप की तरह, दोनों तरह बिहेव करता है।
सनलाइट मिलने पर ऑटोट्रॉप, सनलाइट ना मिलने पर हेट्रोट्रॉप हो जाता है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसके पास पिगमेंट भी होगा। हाँ, इसके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होते हैं। कौन कौन से? क्लोरोफिल होता है इसके पास, क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होगा, जेंथोफिल होगा। इसके पास कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल, जैसा कि नॉर्मल प्लांट में होते हैं। प्लांट की तरह इसके पास सारा कुछ होता है। एक पेड़ में देखोगे तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल, ये 3 पिगमेंट होते हैं। वैसे ही इसमें भी वो तीनों पिगमेंट होते हैं, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, और इसके पास क्या होता है? इसके पास एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नाम का स्पेशल स्ट्रक्चर होता है इसके पास, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये स्पेशल वैक्यूल होता है, और इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन करना। इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है, ऑस्मोसिस नहीं को मेंटेन करके रखता है कि मर ना जाए, पानी के अंदर रहता है, ऑस्मोसिस ना हो जाए। तो ऑस्मो रेगुलेशन किसकी मदद से करता है? इसके पास ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। अब आपसे पूछे ये यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है? तो आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, तो ये भी यूनिसेलुलर होगा। हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा? तो याद रखिएगा, ये हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा। और हैप्लॉइड होगा तो लाइफ साइकिल कैसा जिएगा? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिएगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसका लाइफ साइकिल कैसा होगा? हैप्लॉन्टिक होगा। मियोसिस कौन सी करेगा? जाइगोटिक मियोसिस करेगा। मतलब n नंबर आपको क्रोमोसोम होंगे, हैप्लॉइड है, इसलिए ये आपका जाइगोटिक मियोसिस करेगा। ठीक है। अच्छा, अगली बात, बेचारा, इसको बेचारा कहते हैं, यूग्लेनॉइड को बेचारा कहते हैं। क्यों बेचारा कहते हैं? बेचारा दर दर का मारा है। कैसे? नहीं समझ में आया। ये फोटोसिंथेसिस कर सकता था, इसके पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल, प्लांट के जैसे सारे पिगमेंट थे, इसलिए पहले कुछ साइंटिस्टों ने इसको किंगडम प्लांटी में रख दिया। किंगडम प्लांटी में रहने लगा। कुछ दिन रहा, इसको किंगडम प्लांटी से निकाल दिया गया, घरों से निकाल दिया गया इस किंगडम से। क्यों? कहा गया आपके पास, इसके पास सेल वॉल नहीं है, वो इस किंगडम में नहीं रह सकता है, तो किंगडम प्लांटी से इसको निकाल कर फेंक दिया गया। फिर बेचारा गया, हालात का मारा, कहां गया? किंगडम एनिमिलिया के पास गया, बोला कि जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो किंगडम एनिमिलिया में जाए, तो चला गया एनिमिलिया में। कुछ दिन एनिमिलिया में रहा, एनिमिलिया वालों ने निकाल कर फेंक दिया, कहा किसी भी एनिमिलिया के पास फोटोसिंथेसिस करने की प्रोसेस नहीं होती है, तुम एनिमिलिया होकर फोटोसिंथेसिस कर रहे हो, तुमको हम अपने साथ नहीं रखेंगे। फिर बेचारा लावारिस की तरह घूम रहा था, तब आर.एच. व्हिटेकर को दया आई और उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में इसको डाल दिया। तब से ये किंगडम प्रोटिस्टा में रहता है बेचारा, कितने घरों में रह चुका है। किंगडम प्लांटी का भी मेंबर रहा है, किंगडम एनिमिलिया का भी मेंबर रहा है कुछ समय तक, लेकिन अभी किसका मेंबर है? नाउअडेज इट इज अ मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, यूग्लेनॉइड के बारे में हमने पढ़ लिया, ये रहा यूग्लेनॉइड। एक बार रिकॉल करा दें, फ्रेश वाटर में रहेगा, रुके हुए पानी में रहेगा, सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, सेल वॉल की जगह में प्रोटीन की बनी हुई लेयर पाई जाएगी जिसे पेलिकल कहेंगे। 2 फ्लैजला होंगे, एक छोटा और एक बड़ा, इनमें से सिर्फ एक फ्लैजला काम कर रहा होगा, दूसरा काम नहीं करता है, नॉन फंक्शनल होता है। फोटोसिंथेसिस करते हैं, अगर सन की लाइट मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि इनके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल। सनलाइट ना मिलने पर ये हेट्रोट्रॉप बन जाते हैं, एक दूसरे ऑर्गेनिज को निगल कर खा जाते हैं, अपने छोटे ऑर्गेनिज का शिकार करते हैं, इसलिए प्रेडेटर बन जाते हैं, प्रेडेटिंग करते हैं। ठीक है, इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है जिसकी मदद से ये ऑस्मो रेगुलेशन कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में शरीर में मात्र एक सेल होती है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में इसके पास सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जीते हैं और जाइगोटिक मियोसिस करते हैं। और ये बेचारा पहले किंगडम प्लांटी में रहा क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता था, फिर इसको निकालकर किंगडम एनिमिलिया में फेंक दिया गया क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं थी। फिर इसको कहा गया, किंगडम एनिमिलिया वालों ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। क्यों कह दिया?
क्योंकि इसके पास फोटोसिंथेसिस करने की पावर थी, तो नाउ इट इज इसको किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया है, तब से ये किंगडम प्रोटिस्टा में है। यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा का तीसरा मेंबर हमने पढ़ डाला। अब नेक्स्ट मेंबर का नाम आता है आपका स्लाइम मोल्ड। चौथे मेंबर का नाम है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड नाम से मालूम चल रहा है मोल्ड, मोल्ड मतलब होता है फंजाई। इससे फंजाई है क्या? नहीं, ये फंजाई नहीं है। इसलिए स्लाइम मोल्ड को स्लाइम मोल्ड क्यों कहते हैं, तो कहानी सुनाते हैं, जल्दी से देखना। ये रहा इंडिया, और ये इंडिया के बगल में है नेपाल। ये है इंडिया, इंडिया के बगल में है नेपाल, देख सकते हो। अब आपको देखेंगे ये पूरा इंडिया है, पेन इंडिया है पूरा, लेकिन आप देखेंगे कि अगर इंडिया के इस वाले हिस्से पे जाकर देखना कभी, इंडिया का ये बॉर्डर वाला हिस्सा जहां पर इंडिया खत्म होने वाला है और नेपाल शुरू होने वाला, लास्ट इस जगह पे जाना, देखना वहां कुछ नेपाली लोग आपको मिलेंगे, कुछ नेपाली कल्चर मिलेगा आपको। तो इस जगह पे है क्या? ये इंडिया है, लेकिन ये इन्फ्लुएंस किससे है? नेपाल से। इसलिए जय को फॉल्स नेपाल कह सकते हैं क्या? कुछ नेपाली भी दिख रहे हैं, नेपाली कल्चर दिख रहा है। इंडिया एक्चुअल में क्या है? वो इंडिया है, लेकिन नेपाल के करीब होने की वजह से नेपाल का कुछ इसमें असर आ गया है, इसलिए इसको फॉल्स नेपाल कह दिए। समझ में आई बात? ऐसे ही यहां पर इंडिया और नेपाल नहीं था। आपको किंगडम पढ़ाते 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पहले किंगडम का नाम था मोनेरा, दूसरे का नाम था प्रोटिस्टा, और तीसरे किंगडम का नाम था किंगडम फंजाई। तो किंगडम प्रोटिस्टा के लास्ट मेंबर से मिलते हैं, स्लाइम मोल्ड से मिलते हैं। स्लाइम मोल्ड फंजाई के बहुत करीब है, इसलिए इसमें कुछ करेक्टर फंजाई के आ गए, और इस कारण इसको स्लाइम मोल्ड को फॉल्स फंजाई के नाम से भी जानते हैं। फॉल्स फंजाई के नाम से जानते हैं। MOULD मोल्ड का मतलब होता है फंजाई। स्लाइम मोल्ड नाम से ही मालूम चल रहा है कैसा फंजाई है, फॉल्स फंजाई, नकली फंजाई, मतलब फंजाई जैसा कुछ करेक्टर इसका मैच कर रहा है, इसलिए इसको फॉल्स फंजाई कहा गया। लेकिन एक्चुअल में ये किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है, नाम है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड के बारे में पढ़ते हैं। स्लाइम मोल्ड के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहली बात है कि ये सैप्रोफाइटिक होते हैं। पहली बात स्पोरोफाइटिक, सॉरी, ये स्पोरोफाइटिक होते हैं। स्पोरोफाइटिक, कंफ्यूज हो रहे हैं, सॉरी। स्लाइम मोल्ड स्टडी, ये आपके फंजाई फेज करेक्टर्स का मैच करेगा। क्यों? ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। स्लाइम मोल्ड फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं और अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। और कैसे खाते हैं अपना खाना? तो सड़ी गली मरी चीजों को खाते हैं, डेड डिके मटेरियल को खाते हैं, और डेड डिके मटेरियल को खाने वाले को इसलिए कहते हैं सैप्रोफाइटिक कहते हैं। ये सैप्रोफाइटिक नेचर के हैं, सैप्रोफाइटिक नेचर के हैं। ठीक है, तो ये कैसा फंजाई है, कैसा प्रोटिस्टा है? किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है, लेकिन खाना खुद नहीं बना सकता, सैप्रोफाइटिक नेचर का है, पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंडेंट है। फिर बात करते हैं क्या खाते हैं ये, तो सैप्रोफाइटिक है, मतलब क्या खाते होंगे? डेड डिके मटेरियल खाते होंगे, पेड़ों की पत्तियां, तने जो गिर जाते हैं जमीन में, तो ट्विंग्स उन सबको खाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को खा जाते हैं। तीसरी लाइन, ये कैसे होते हैं इनके बारे में और बताइए कुछ। ये 2 कंडीशन पे, अगर इनको सुटेबल कंडीशन मिली, सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन मिली, सुटेबल कंडीशन में क्या होंगे? ये बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे और एक पतली सी लेयर बना लेंगे। सुटेबल कंडीशन में क्या करेंगे? एक पतली सी स्लिम लेयर बना लेंगे, स्लिम पतली सी लेयर बना लेंगे, स्लिम लेयर बना लेंगे, स्लिम मास में इकट्ठे हो जाएंगे और इनको प्लाज्मोडियम कहेंगे। तो स्लिम मास में इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत पतली पतली एक लंबी सी लेयर बना लेते हैं, जैसे फंजाई फैलता है वैसे फैल जाते हैं, पतला पतला। तो पतला स्लिम वहां से आया है, पतली लेयर बनाते हैं और फंजाई की तरह फैलते हैं, इसलिए इनको स्लाइम मोल्ड के नाम से जानते हैं। फंजाई की तरह पतली लेयर में फैल जाते हैं, कब? सुटेबल कंडीशन में। और इस स्लाइम मास ऑफ लेयर को प्लाज्मोडियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन कर देते हैं, पतली सी लेयर में फैल जाते हैं और कई फुट तक, सेवरल फीट तक ये लेयर फैल सकती है। ठीक है, और इसलिए इसको फॉल्स फंजाई या स्लाइम मोल्ड के नाम से जानते हैं। स्लाइम मोल्ड बोलो या इसको फॉल्स फंजाई बोलो,
फॉल्स फंजाई बोलो या स्लाइम मोल्ड बोलो या प्लाज्मोडियम बोलो। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये बहुत दूर तक फैल जाते हैं पतले पतले फंजाई की तरह। ठीक है, कब? सुटेबल कंडीशन पे। अगर अनसुटेबल कंडीशन मिली, अनफेवरेबल कंडीशन मिली इनको, अनफेवरेबल कंडीशन मिली, मतलब ऐसी कंडीशन जो इनके लिए सुटेबल नहीं है, ऐसी कंडीशन मिली, अनफेवरेबल कंडीशन मिली, तो ये क्या बनाएंगे? तो इनमें फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। कौन सी बॉडी? फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में इनमें फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूट्स निकलते हैं। इनकी बॉडी में फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर निकलता है जिसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, एक ओवर ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, तो ये कब फ्रूटिंग बॉडी निकलती है? अनफेवरेबल कंडीशन में। और फेवरेबल कंडीशन पर ये क्या करते हैं? पतले पतले बहुत फुट तक फैलते रहते हैं, ऊंचाई में नहीं बढ़ेंगे, पतले पतले फैलेंगे। और अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो फ्रूटिंग बॉडी एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देंगे जिसको हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। और इस फ्रूटिंग बॉडी में क्या लगेगा? इस फ्रूटिंग बॉडी की टिप पे, अगले हिस्से पर बहुत सारे स्पोर लगेंगे और ये स्पोर हवा चलेगी बहुत तेज से, तो हवा के साथ ये स्पोर चारों तरफ डिस्पर्स हो जाएंगे, चारों तरफ बिखर जाएंगे और ये स्पोर कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। कितनी भी एडवर्स कंडीशन रहे, कितनी भी खतरनाक कंडीशन रहे, खतरनाक कंडीशन पैदा होंगे और ये जिंदा रहेंगे। शुरू से पढ़ते हैं एक बार। स्लाइम मोल्ड हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, सड़ी गली मरी चीजों को खाते हैं। दूसरी बात, इनको फॉल्स फंजाई या फिर स्लाइम मोल्ड के नाम जानते हैं क्योंकि ये सुटेबल कंडीशन पे पतली सी लेयर बना देते हैं फंजाई के समान। तीसरी बात, अनफेवरेबल कंडीशन आने पर इनमें फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है और फ्रूटिंग बॉडी की टिप पर क्या लगे होते हैं? स्पोर लगे होते हैं। और ये स्पोर विंड के साथ, हवा के साथ बिखर जाते हैं, पूरी तरफ चारों तरफ बिखर जाते हैं और कितनी भी एडवर्स कंडीशन रहे, अनफेवरेबल कंडीशन रहे, उस अनफेवरेबल कंडीशन में आराम से जिंदा रहते हैं, मरते नहीं हैं काफी लंबे समय तक। क्यों नहीं मरते हैं? क्योंकि इनको सरवाइव करने का मेन कारण है कि इनके स्पोर के चारों तरफ एक क्या होती है? एक रक्षा कवच होता है। स्पोर के चारों तरफ क्या होता है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है और इस प्रोटेक्टिव लेयर का नाम क्या है? इस प्रोटेक्टिव लेयर को कहते हैं सेल वॉल कहते हैं। स्पोर के चारों तरफ क्या होता है? मोटी सी सेल वॉल होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और स्पोर के चारों तरफ सेल वॉल होने की वजह से ये इनके स्पोर लंबे समय तक किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में जिंदा रह सकते हैं। और स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल होती है कि नहीं होती? याद रखिएगा, इसकी स्लाइम मोल्ड की वेजिटेटिव स्टेज में, जब तक वेजिटेटिव स्टेज थी, वेजिटेटिव स्टेज में इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, सेल वॉल एब्सेंट होती है। लेकिन रिप्रोडक्शन करते समय, रिप्रोडक्टिव स्टेज की बात करें, रिप्रोडक्टिव स्टेज मतलब स्पोर की बात करें, इसके स्पोर में सेल वॉल पाई जाती है। तो इसके रिप्रोडक्टिव स्टेज में सेल वॉल पाई जाती है, वेजिटेटिव स्टेज में नहीं पाई जाती। मतलब इसकी बॉडी में, स्लाइम मोल्ड की बॉडी में सेल वॉल नहीं होता, सिर्फ इसके स्पोर में सेल वॉल होता है। याद रखिएगा। तो अभी तक हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ लिया? चारों पर कंप्लीट कर दिए आपके। कौन कौन से? सबसे पहले आपको पढ़ाया डायनोफ्लैजलेट, फिर क्राइशोफाइट, फिर उसके बाद यूग्लेनॉइड और अब स्लाइम मोल्ड। ये चारों के बारे में पढ़ लिया। पांचवा है आपका प्रोटोजोआ, जिसके बारे में हम आपको अभी नहीं पढ़ाएंगे। आपको जूलॉजी में किंगडम एनिमलिया चैप्टर जब पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल में मिलेगा प्रोटोजोआ, तब वहां पर आप लोग डिटेल में क्लियर कर लीजिएगा प्रोटोजोआ क्या होता है। ठीक है, हम ज्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं बता सकते। ठीक है, प्रोटोजोआ के बारे में आपको बस बता देते हैं कि इसके कारण होने वाली 2 बीमारियों के नाम बताइए। पहली बीमारी का नाम है स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। और दूसरी बीमारी का नाम बताइए तो मलेरिया, मच्छरों के काटने से जो मलेरिया होता है वो मलेरिया डिजीज आपके किसी कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो मलेरिया नाम की बीमारी और स्लीपिंग सिकनेस दोनों प्रोटोजोआ कारण होने वाली बीमारियां हैं। आपको डिटेल में जूलॉजी में मिलेगा, आपको बहुत डिटेल में 2 चैप्टर में आएगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में भी आएगा और आपको किंगडम एनिमलिया में भी आएगा। 2 बार मिल जाएगा डिटेल में पढ़ने के लिए, इसलिए 3 बार पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है जब आपको 2 बार पढ़ना है आगे जाकर, इसलिए हम यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं प्रोटोजोआ को। प्रोटोजोआ आप उधर कंप्लीट कर लीजिएगा और इसके साथ आपका किंगडम प्रोटिस्टा फिनिश हो गया। किंगडम प्रोटिस्टा आपने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट किंगडम हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई।
हम क्या क्या बात कर रहे थे? किंगडम मोनेरा हमने कंप्लीट कर दिया, किंगडम प्रोटिस्टा आज कंप्लीट हो गया। अगला किंगडम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया आपका अलग चैप्टर बनकर आ रहा है, इसलिए उसको यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इतना पढ़ना बाकी है, मतलब थोड़ा सा बचा है आपका बस चैप्टर। किंगडम फंजाई, फंजाई को बता दिए, चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।